हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं अजय सर आज आपको क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी पोर्शंस पढ़ाऊंगा। बच्चों, जैसा कि आप अभी अभी जस्ट क्लास 8 से पास आउट हुए हैं और क्लास नाइन्थ में एडमिशन लिए हैं, तो मैं सबसे पहले साइंस में जो बायोलॉजी पोर्शन है उसमें मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि उस जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स में आपको मेनली कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं जो बायोलॉजी का टॉपिक होगा, और उसके बाद उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो अगर आप बायोलॉजी पोर्शंस देखें साइंस का, बायोलॉजी, तो कितने चैप्टर्स हैं आपके बुक में? वैसे तो बच्चों है तो टोटल 6 चैप्टर्स, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क न आपके ऊपर लोड ना रहे सिलेबस का, इसलिए जो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, उन्होंने कुछ सिलेबस को, कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है आपके सिलेबस से। तो वो चैप्टर्स जो हमें नहीं पढ़ने वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है, तो केवल वही चैप्टर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास नाइन्थ। पहला चैप्टर है बच्चों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। और दूसरा चैप्टर है बच्चा आपका टिश्यू। क्या है? टिश्यू। क्या टिश्यू होते हैं? ये आपका सेकेंड चैप्टर है। एंड द थर्ड चैप्टर इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स आपको क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी पोर्शंस में पढ़ना है, और बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं आपके उसको आपको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो बेसिक आपको यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं। द फंडामेंटल जो पहला है आपका चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेल। सेल बोलते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये सेल्स के ग्रुप होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है बेटा, ये आप लोग को चैप्टर नंबर सेकंड में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जितने आपके सिलेबस में, ये मत सोचिएगा कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं और डीप पढ़ा रहे हैं, तो जितना आपके सिलेबस में है बेटा उतना ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक, एंड द लास्ट चैप्टर इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन, क्यों जरूरत पड़ गई फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की? ठीक है, क्यों क्या जरूरत है? तो इसको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इतने ह्यूज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बेटा, ठीक है, फीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम लोग कैसे फूड को इंप्रूव करेंगे जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है, उसको फीड किया जा सकता है। इसी बेसिस पे हमें इसमें पढ़ना है बेटा कि इंप्रूवमेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, तो हमें दोनों के प्रोडक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लांट में जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, जितने भी प्लांट रिलेटेड फूड है आपको इसमें स्टडी करना है, कैसे इसकी क्रॉप प्रोडक्शन करें, ठीक है, कैसे फर्टिलाइजर डालें, ठीक है, मतलब कि टोटल आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें पढ़ाया जाएगा। और सेकेंड टॉपिक आपका है एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैटल फार्मिंग कैसे करते हैं, बी कीपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एनिमल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमें क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, एग चाहिए, मीट चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिक हम लोग
फूड की हम लोग टोटली डिपेंडेंट है एनिमल्स पे एज अ फूड, ठीक है। तो एनिमल इज आल्सो अ मेन सोर्स ऑफ फूड। तो हमें दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है एज वेल एज आसानी से वो फीड कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेटा ये चैप्टर्स लास्ट चैप्टर रहेगा आपका बायोलॉजी पोर्शन का, उसके बाद आपका सिलेबस खत्म बायोलॉजी का। इतने ही आपको बेसिकली इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है चैप्टर 1? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 1 क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपका है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सेल। क्या जानेंगे? सेल। सेल होता क्या है, ठीक है। जैसे बेटा आप लोग जहां भी बैठे हो, जैसे अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो आप रूम में बैठे हैं तो जो आपका रूम है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है? क्या आप सोच सकते हैं वो किस चीज से बना हुआ है? वो उसका बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो रूम है या आप जहां भी बैठे हैं, ठीक है, वो ईंट से मिलके बना हुआ है। किससे? ईंट से, इट मींस ब्रिक्स। तो वो जो रूम है आपका वो किससे मिलके बना हुआ है? ब्रिक्स से, ठीक है, ईंटों से मिलके बना हुआ है। किससे? ईंटों से। तो छोटे छोटे ईंट मिलकर एक रूम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रूम का सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गया आपका? ये ब्रिक्स हो गया कि नहीं? उसी प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे प्लांट हो गए, ये क्या है आपके? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एनिमल हो गए, ठीक। तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब इनका जो बॉडी होता है उसका सबसे बेसिक यूनिट की अगर बात करते हैं हम लोग तो वो क्या होता है? वही आपका होता है सेल। वही क्या होता है? सेल। तो जो प्लांट का जो बॉडी होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल का बना होता है। और एनिमल्स का बॉडी वो भी सेल का बना होता है। तो सेल क्या है? इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि सेल वर्ड आया कहां से, ठीक है। तो सेल वर्ड कहां से आया, आइए देखते हैं। ये जो सेल है, ये सेल वर्ड ये डिराइव्ड हुआ है बेटा डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है। क्या है लैटिन वर्ड? सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, सेलुला, विच मीन्स अ लिटिल रूम, ठीक है, मतलब एक छोटा कमरा। तो सेल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसको कहते हैं सेलुला। सेलुला इट मीन्स अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है। मतलब सेल क्या है? एक छोटा सा कमरा, जैसे जस्ट लाइक दिस इज सेल, ठीक है। लग रहा है ना एक बॉक्स की तरह लग रहा है, एक कमरे की तरह लग रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और आपके वैक्यूल्स होंगे। तो हम लोग आगे जानेंगे कि सेल के अंदर कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम लोग चल के देखेंगे बेटा, ठीक है। तो आपको इतना ही समझ में आया ना कि सेल वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? सेलुला से, जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम, ठीक है। अब ये सेल जो है बेटा सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या है? एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में, ठीक है, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की पतली झिल्ली में हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था।
किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। कौन सा माइक्रोस्कोप? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इट मीन्स अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में, ठीक है, उन्होंने सेल को देखा। सेल को लुक लाइक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने एग्जामिन किया अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में इन्होंने किसको एग्जामिन किया? अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के पतली सी झिल्ली को देखा, ठीक है, एग्जामिन किया। वो कैसा था? इट लुक्स लाइक honeycomb like structure. It looks like honeycomb. It means मधुमक्खी के छत्ते की तरह। honeycomb like structure, ठीक है, जिसे इन्होंने क्या बोला कि ये honeycomb like structure है, यही है आपका सेल। क्या बेटा है? सेल है। हनीकॉम, आप हनी देखे, हनी जो मधुमक्खी होती है वो छत्ते जो लगाती हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपने देखा है? जस्ट लाइक कुछ ऐसा होता है। बताइए, जैसे कि यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज हनी लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये एक दूसरे से अटैच रहेगा। लग रहा है ना बेटा कि हाँ ये ऐसे हेक्सागोनल शेप में है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने स्ट्रक्चर देखा और ये बस उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल ऑब्जर्व किया था। मतलब कि उसमें कुछ माइक्रोस्कोप में कुछ दिख रहा था, लुक लाइक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? सेल वॉल को। स्पेशली उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल को। और ये सेल क्या था? डेड सेल था। ये माइंड में हमेशा रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने किस सेल की खोज की थी? डेड सेल, ठीक है बेटा, डेड सेल की खोज की थी। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो जब लिविंग सेल की बात आती है तो एक दूसरे साइंटिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहुक। क्या नाम है बेटा? एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक। तो आइए देखते हैं, एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। इन्होंने बेटा 1674, ठीक है, इन्होंने 1674 में सबसे पहले बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। किसी सेल की खोज की थी? बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1674 में बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद इन्होंने 4 साल बाद, इसमें 4 साल जोड़ दीजिए, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक किस सन में बेटा? 1678, 4 ऐड कर दीजिए, 1678 में, ठीक है। क्या डिस्कवर किया था? स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन मेल, ठीक है, एंड फ्रॉग, फिश एटसेट्रा, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन फिश फ्रॉग और किसका खोज किया था? इंसेक्ट एंड रैबिट,
रैबिट्स। ठीक है बेटा, तो एंटोनी वॉन लेवनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। एक बैक्टीरिया सेल को 1674 में सबसे पहले इन्होंने देखा था, जो कि जिंदा था, लिविंग था। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद 1678 की बात करते हैं, तो जो एंटोनी वॉन लेवनहुक है, इन्होंने स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट एंड रैबिट की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट थे बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या है नाम? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस, सॉरी। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, पुरकिंजे। पुरकिंजे, इन्होंने क्या एक टर्म दिया था, गेव अ टर्म, गेव अ टर्म। वो टर्म क्या था बेटा? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंसेस होता है जो क्या होता है, सेल के इनसाइड में प्रेजेंट, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सेल की इनर, इट इज अ लिविंग फ्लूइड substances which are present in the inner of cell, सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया बेटा आपको। अब प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में होता क्या है, आइए देखते हैं। जब बेटा देखिए, जब भी प्रोटोप्लाज्म की बात हो, ठीक है, जब भी प्रोटोप्लाज्म की अगर बात हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म किसका मिलकर बना हुआ है। सपोज मैं एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक प्लांट सेल है, ये है एक प्लांट सेल, दिस इज इट्स सेल वॉल। ये क्या है? इसका सेल वॉल है। ठीक है बेटा, ये एक प्लांट सेल है जिसका ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? सेल वॉल। फिर बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या होता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस होगा। ठीक है, इसको बनाने से पहले मैं कुछ, जैसे कि सेल के अंदर पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है। ठीक, जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्या होता है इस न्यूक्लियस के अंदर? एक मिनट, क्रोमेटिन थ्रेड और एक डार्क स्पॉट होता है। ठीक है, एक डार्क डार्क स्पॉट होता है। ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, और ये होता है
न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक, मतलब ये आपका है न्यूक्लियस, पूरा टोटल न्यूक्लियस है। इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स में सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और और हम लोग बात करते हैं आउटर साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर देखा जाए तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग करते हैं, और एक लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये लार्ज सब्सटेंसेस दिख रहा है, ये आपका क्या है? एक वैक्यूल्स है। तो न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे फ्लूइड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी फ्लूइड मटेरियल्स में आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। कैसे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैं यहां पे अगर ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर प्लास्टिड। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और आपके गोल्गी ऑपरेटर्स, दिस इज योर गोल्गी ऑपरेटर्स। तो ये क्या है? आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हम लोग आगे और डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पे जानना है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इन फ्लूइड सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियस के बाहर आया जाए तो बाहर भी कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इस फ्लूइड सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, तो ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो साथ में इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर जो सब्सटेंसेस, जिसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, ये क्या करते हैं? फ्लोटिंग करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल थ्योरी। अब बेटा सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सबसे पहले बेटा सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने दिया था। ठीक है, एक थे स्लीडन एंड एक थे स्वान। ठीक, तो द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट। ठीक है, गिवन बाय स्लीडन एंड स्लीडन एंड श्वान। ठीक है बेटा, तो जो स्लीडन एंड श्वान थे, ठीक है, ये जो स्लीडन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, किस ईयर में खोज किया था? 1838। ठीक है, स्वान ये क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने 1839, ये 38 तो ये 39, ठीक है, में क्या बोले? ये जो स्लीडन थे इन्होंने कहा, सबसे पहले कहा कि जो प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो प्लांट सेल होते हैं वो बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के। किसके बने होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ different types of cell, different types of cell। ठीक है,
और यही जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है आगे चल के क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म टिश्यू। क्या बनाते हैं बेटा, टिश्यू बनाते हैं। ठीक, ये आगे चल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। ठीक है, तो ये किसने बोला था, एक सीडर ने बोला था, जो कि जर्मनी के थे इसलिए, और बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट लवर थे। ठीक, तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में एक टर्म अपना बोला, क्या बोला कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आगे चल के क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जूलॉजिस्ट, ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे बेटा, इन्होंने क्या कहा कि जो सेल होता है उसका आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, अब जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो जो एनिमल सेल होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, और क्या कहा था कि स्वान ने कहा था कि जो प्लांट में सेल वॉल होता है इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, सेल वॉल इज द unique feature of plant cell। ठीक है बेटा, सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है जो प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट क्या है, हार्ड है। अगर प्लांट से सेल वॉल को निकाल लिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब हार्डनेस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, सेल वॉल क्या करते हैं, प्लांट को रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उन्होंने और एक पॉइंट बोला था कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। क्या बोला था, ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, सेल के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। कौन, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, आइए हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो स्लीडन एंड स्वान थे, कौन थे, ये जो स्लीडन एंड स्वान थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, और ये सेल आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। और स्वान ने क्या बताया कि जो सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट जो सेल वॉल होता है वो प्लांट का क्या है, यूनिक फीचर है। और लास्ट में क्या बोला था कि द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। लेकिन बेटा इन्होंने एक चीज नहीं बताई कि नए सेल बनते कैसे हैं। अब एक सेल से दूसरा सेल कैसे बन रहा है, इन्होंने अपने सेल थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जब इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो एक और साइंटिस्ट आते हैं जो आगे चल के एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी लाते हैं। क्या लाते हैं, सेल थ्योरी को और मॉडिफाइड करके, उसको तोड़ मरोड़ के उसमें कुछ ऐड करके एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी आता है। ठीक है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या था, इसको किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। ठीक है, क्या नाम था, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इट मींस जितने भी प्लांट, नए प्लांट्स बनते हैं वो पुराने मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मींस all cells arise from pre-existing सेल। ओके, इसी को इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि
ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे मैं यहां पे एक सेल बनाता हूं अमीबा, ये है अमीबा, दूसरे कलर से बनाते हैं, इससे बनाते हैं, ठीक है। ये है एक अमीबा, दिख रहा है आप लोग को, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये अमीबा डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, दो सेल्स बनाएंगे, डिवीजन होगा। जब बेटा डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब ये जो दो सेल बने हैं, ये कौन से सेल है बेटा, ये है न्यू सेल, न्यू डॉटर सेल, न्यू डॉटर सेल, ठीक है, न्यू डॉटर सेल्स। अब ये जो पुराना हो गया, इसी को बेटा हम लोग बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग। इट मींस न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्को ने बोला था, ठीक है। और किस ये जो रुडोल्फ विर्को थे बेटा, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट। ठीक है बेटा, तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया और ये बताया कि बेटा जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। जितने भी सेल अराइज होते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे देखिए अमीबा सेल है, ठीक है, ये पुराना है, इससे ये डिवाइड होकर नया सेल्स बन गया, ठीक है। तो ये कैसे बना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसी को इन्होंने अपने सेल थ्योरी में बताया है बेटा, ठीक। उसके बाद कुछ फंडामेंटल फीचर्स है जिसको उन्होंने दिया था, ठीक। वो फंडामेंटल फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है बेटा। अब ये क्या फीचर्स था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट बोला था कि क्या बोला था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, सेल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर made up of cells and cells product, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बनते हैं, सेल के और सेल के प्रोडक्ट्स के बनते हैं। आर कंपोज्ड, या इसको कंपोज कहिए या मेड कहिए, ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला था कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल, ठीक है। इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल, सेकेंड पॉइंट है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस takes place in cell, ठीक है। thus इसलिए thus cell is the structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसलिए वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, मतलब कि एवरी सेल, ठीक है। जैसे अमीबा क्या करता है, एक सिंगल सेल है। सबसे पहले अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है, दिस इज अमीबा। अब ये क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है, ठीक। मतलब ये एक सिंगल सेल है,
और सिंगल सेल होते हुए अपनी लाइफ की सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है इसके एक सेल में चल रहा है। जैसे ये अमीबा क्या कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, सब जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, जितने होलोजिक न्यूट्रिशन आप लोग पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़े थे आप लोग कि अमीबा अपना फूड इंटेक कैसे करता है, अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस, मतलब एक सिंगल सेल में अमीबा लाइफ की सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या है, वो एक सेल में बन रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स में होते हैं, इसलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए सेल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। ये इन्होंने सेकेंड पॉइंट में बोला था, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में इन्होंने क्या कहा था, थर्ड में उन्होंने क्या कहा था कि ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जितने भी सेल्स न्यू सेल्स बनते हैं वो कहां से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, ठीक है। जितने भी सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है बेटा। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 7 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक चैप्टर पढ़े थे, क्लास 8 में भी पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखे थे बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। जब मेल गैमिट जो कि हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमिट वो भी हैप्लॉइड होता है, जब इनका फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है बेटा वो एक सिंगल सेल होता है। इसलिए ये पॉइंट मैच कर रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, ठीक है। एक सिंगल सेल की तरह स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जाइगोट। क्या है, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका कुछ फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के टाइप, ठीक है। अगर हम लोग सेल के टाइप की बात करते हैं तो जो सेल होता है, ठीक, दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है बेटा। दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेल विच बेसिस, अगर हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, तो ऑन विच बेसिस यू कैटेगराइज सेल टाइप, तो आप बोलेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बेसिस पे सेल को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, ठीक है बेटा, और दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक। जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की तो प्रो जो वर्ड है इसका मीन्स होता है बेटा बिफोर, या इसका अर्थ होता है प्रिमिटिव मतलब पुराना, बिफोर मीन्स पहले का, ठीक है। एंड कैरियोटिक मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। इट मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पुराने किस्म का होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन प्रोकैरियोट्स नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक
तो यू जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। एंड कैरियन, कैरियोटिक, इट मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया विच बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बेसिस पे करेंगे कैटेगराइज, तो सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो जो सेल होता है, सेल विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, तो सेल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बेटा आपका यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। एंड सेकेंड है आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेलुलर, इट मींस सिंगल सेल। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल के बने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट मींस सिंगल सेल। जैसे जैसे एग्जांपल अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा क्या है बेटा? आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया, ये आपका हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब कह सकते हैं हम लोग कि मैनी सेल्स, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, मैनी सेल्स बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताइए आप, क्या हो सकता है? हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया बेटा सेल के टाइप्स। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, तो आप क्या बोलेंगे? सर फर्स्ट यू आस्क मी विच बेसिस यू आर टेलिंग मी। तो आप क्या बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना एकदम। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा। ठीक है, उस स्लाइड को हम लोग देखते हुए फिर इस चैप्टर को देखते हैं स्लाइड से हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग स्लाइड से देखते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। ठीक, क्लास 9th में चैप्टर्स कितने हैं? 3 हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड टिश्यू, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, ये हम लोग पढ़े हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे, क्या देखे हैं? चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक बेटा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सेल, जो सेल का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, सेलुला विच मीन्स अ लिटिल रूम। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर सेकेंड क्या है? आइए इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज। ठीक है बेटा, तो सेल जो वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है? सेलुला से, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। फिर
फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर इन 1665 रॉबर्ट हुक इन्होंने एग्जामिन किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क लिया था जिसमें इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप पे देखा था, ठीक है। इट लुक्स लाइक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, कुछ कैसे थे, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थे। और क्या था उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था बैक्टीरिया सेल की, ठीक है। उसके बाद उन्हीं साइंटिस्ट 4 साल बाद में 1678 में उन्होंने डिस्कवर किया था स्पर्म सेल की, किसके स्पर्म सेल की, ह्यूमंस के, डॉग्स के, रैबिट्स के, फ्रॉग के, फिश के एंड इंसेक्ट के, ठीक है बेटा। एंड रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट और आते हैं जिन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि पुरकिंजे, ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, गेव अ टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लिविंग फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। फिर सेल थ्योरी आया था, किसने दिया था, स्लीडन एंड श्वान ने दिया था। स्लीडन ने सबसे पहले, स्लीडन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट फॉर्म टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, क्या है, श्वान क्या है, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्रेजेंटेड अ थिन आउटर मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोले थे, ठीक है। इन्होंने एक क्या बताया था कि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, थिन आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये किसने बोला था, श्वान, जो कि जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद दोनों ने, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स आर अराइजेस, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाइड सेल थ्योरी आता है, जो किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को, ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये जो विर्को थे, रुडोल्फ विर्को, इन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी नए सेल बन रहे हैं वो पुराने सेल से ही बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ फंडामेंटल फीचर्स दिए, क्या था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सेल के बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, ठीक। फिर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल क्या है, लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, ठीक है बेटा, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना लाइफ सिंगल सेल की तरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेल टाइप्स पढ़े थे, सेल टाइप्स देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल साइज, सेल साइज की बात करते हैं तो सेल साइज की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे बेटा कि ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग साइज होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका साइज 0.3, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है, किसका साइज, माइक्रोप्लाज्मा। सेकेंड है लार्जेस्ट सेल की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल तो हमारे बॉडी का जो नर्व सेल्स होता है बेटा वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लॉन्ग होता है, लगभग 1 मीटर या 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट आपका हो जाएगा नर्व सेल्स। लार्जेस्ट सेल की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, ठीक। उसके बाद एवरी साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, साइज जो बैक्टीरिया का होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है, ठीक। आरबीसी की साइज जो होता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, इसका क्या साइज होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और हम लोग अगर शेप की बात करते हैं कि उसका बनावट कैसा है, ये भी वेरी करता है बेटा, मतलब कि अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल, तो ये इसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है और कॉनकेव होता है, ठीक है, मतलब कि राउंड तो होगा ही और अंदर से बाइकॉनकेव होगा, ऐसे धसा रहेगा, ठीक है, हल्का सा ऐसे नीचे से ऐसे रहते हैं, ठीक है, धसे रहते हैं, बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं बेटा तो इनका कोई शेप नहीं होता है, अमीबा जैसा होता है ना, अमीबॉइड शेप होता है, ठीक, कोई फिक्स नहीं होता है शेप। नर्व सेल्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, नर्व सेल्स ये ब्रांच होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो
सेल होते हैं जस्ट लाइक दिस, ये ब्रांच्ड होगा, ऐसे कुछ होंगे, यहाँ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, नर्व सेल्स, और ये ऐसे होगा, फिर इनके यहाँ पे ऐसे नोब होते हैं, ठीक है, आप लोग टिश्यू में पढ़ेंगे इसको। फिर मेसोफिल सेल जो कि लीफ में पाया जाता है, ये इनका कैसा शेप होता है, राउंड एंड ओवल, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, क्या आते हैं बैक्टीरिया आता है, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO स्टैंड फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर फ्लूइड मैट्रिक्स, जो प्रोकैरियोटिक में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है बेटा, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जैसे यूकैरियोटिक में होता है साइटोप्लाज्म, वैसे प्रोकैरियोटिक में भी होता है। राइबोसोम्स क्या होता है, इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में यही राइबोसोम है जो कि प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, हम लोग पढ़े हैं इसके पहले भी। फिर जेनेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो नेकेड होता है एंड उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जैसे कि आप लोग यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से पैक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या फीचर्स हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा। यूकैरियोटिक सेल पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, कहाँ पाए जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मैंने बताया ना, उस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। कैसे फ्लोटिंग करते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, और जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है, और लेक्चर को देखिए अच्छे से, नोट्स बनाइए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट में जरूर लिखिए, सर इस टॉपिक को प्लीज़ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, कि मुझे लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, और एक बार कमेंट तो जरूर करिए कि सर हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर ये अच्छा टॉपिक लगा, ठीक है। तो आपका कमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करिए सर मजा आया कि नहीं, ठीक है, मजा आया वीडियो में, जैसे भी आपको लगे, ठीक है, जो भी लगे आप अपने कमेंट के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊं तो उसमें क्या कमियां हैं उसको मैं देखूं, ठीक है, और उसको यहाँ पे इम्प्रूव करूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है बेटा। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और स्कूल खुल गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, सोना बंद करिए, क्योंकि आप लोग अभी छुट्टी था, आराम से सो रहे हैं, गर्मी का दिन आ गया है, ठीक है। लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और पढ़ाई फोकस करिए। हाँ, और एक बात और, ठीक है, आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल यूज करिए लेकिन पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने का समय नहीं है बेटा आपके पास, ठीक है। आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, अगले साल आपका बोर्ड रहेगा, एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से, ऐसा कहा जाता है बेटा कि जो 9th-10th है ये बेस है, अगर आप 9th-10th अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपको 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज आपको 11th-12th में समझ में नहीं आएगा कि यार क्या साला पढ़ रहे हैं हम लोग, बायोलॉजी है, हाँ कुछ बच्चे तो बायोलॉजी पसंद ही नहीं करते हैं, बायोलॉजी फोबिया होता है उनको, कुछ बच्चे हैं ऐसे बायोलॉजी फोबिया, कुछ लोग मैथ के लवर्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई वो बहुत टफ नहीं होता है बायोलॉजी, सब लोग कहते हैं सर इसमें डायग्राम होते हैं बहुत, और बहुत टफ वर्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है,
अच्छे से पढ़ेंगे अच्छा समझ में आएगा। और ये डायग्राम है ये तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।